हाय गाइस, आई वेलकम यू माय यूट्यूब चैनल इसके इंग्लिश पाठशाला। गाइस, मैं आज आपको लेसन 1 अनदर चांस की एक्सरसाइज कराने वाला हूं। इससे पहले इस लेसन के 2 वीडियो और आ चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में जो है आपको पोएम को लाइन बाई लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया गया है, बहुत ही सरल शब्दों में। दूसरे वीडियो में जो है इस पोएम के क्वेश्चन आंसर बताए गए हैं, और यह थर्ड वीडियो है जिसमें आपको जो है ग्रामर इन डिटेल जो है एक्सरसाइज पूरी फुल डिटेल में बताई जाएगी, बहुत ही सरल शब्दों में और एक एक चीज जो भी एक्सरसाइज में है। पहले बढ़ते हैं लिसन एंड रिपीट की ओर। लिसन का मतलब होता है सुनना, रिपीट यानी होता है दोहराना। सुनो और दोहराए। अब ये जो शब्द दिए हुए हैं इन शब्दों को सुनना है और दोहराना है। ये शब्द आपके राइमिंग शब्द हैं। राइमिंग शब्द वह शब्द जिनका अंत का अक्षर एक ही होता है, वह शब्द राइमिंग शब्द कहलाते हैं। जैसे मान लो एक शब्द हुआ आपका विनिंग, अब इसके लास्ट में क्या है? जी है। जी मतलब गा की आवाज आएगी अब आपको, तो एक शब्द ऐसा ही आएगा जिसमें लास्ट में जी आएगा और उसमें आवाज गा की आएगी। तो वे शब्द जिनके अंतिम जो है वर्ड लेटर उनकी ध्वनि वर्ण की ध्वनि समान होती है, ऐसे शब्दों को जो है क्या कहा जाता है? राइमिंग शब्द कहा जाता है। हिंदी में तुकान शब्द कहते हैं इन्हें, और इंग्लिश में राइमिंग वर्ड कहा जाता है। तो यह सब जितने भी तुकान शब्द हैं यानी राइमिंग वर्ड है। देखेंगे आप ये 2 शब्द दे दिए, इन दोनों के लास्ट में आपको गा की आवाज आएगी, इन दोनों ही लेटर में, है ना, इन दोनों ही शब्द के अंत में, वर्ड के अंत में। जैसे बिगिनिंग, विनिंग, फॉरगिविंग, है ना, आपको तीनों में क्या गा की आवाज आ रही है। तो ये तुकान शब्द हैं और हिंदी इंग्लिश में जो है राइमिंग वर्ड है। ऐसे शब्दों को राइमिंग वर्ड कहा जाता है जिन शब्दों का अंतिम लेटर एक ही होता है, एक ही ध्वनि निकलती है, ऐसे शब्दों को जो है राइमिंग वर्ड कहा जाता है, विनिंग शब्द कहा जाता है। विनिंग है ना, फॉरगिविंग, बिगिनिंग यानी शुरुआत, विनिंग यानी जीतना, फॉरगिविंग यानी माफ करना। स्टार्ट यानी शुरू करना, हार्ट यानी जीतना, पार्ट यानी हिस्सा या भाग। बेटर मीन्स अच्छा, लेटर मीन्स पत्र, फेटर का मतलब होता है बेड़ी या जंजीर। डीप मीन्स गहरा, कीप मीन्स रखना, डीप यानी लंबी आवाज। जो लंबी आवाज होती है उसको इंग्लिश में डीप कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा है दोस्तों वर्ड पावर। वर्ड पावर का मतलब होता है शब्द शक्ति ना। रीड द पोएम एंड राइट द एंटोनियम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। रीड यानी पढ़िए, पोएम यानी इस पोएम को, एंड राइट और लिखिए द एंटोनियम। एंटोनियम का मतलब होता है विलोम शब्द, विपरीत शब्द, ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, इन निम्नलिखित शब्दों के, है ना। इंग्लिश में विपरीत शब्द को एंटोनियम कहा जाता है, विलोम शब्द को एंटोनियम कहा जाता है। सिनोनियम जो है समानार्थी शब्द को कहा जाता है। समानार्थी शब्द को जो है सिनोनियम कहा जाता है इंग्लिश में। जैसे उदाहरण दिया हुआ है यहाँ पर, पहला उदाहरण है गुड। गुड यानी अच्छा, तो गुड का क्या जाएगा? बैड। बैड यानी बुरा, है ना। वैसे ही सफलता, सफलता का क्या होगा? असफलता, है ना। तो सक्सेस का मतलब होता है सफलता, और फेलियर यानी असफलता। स्टेल यानी होता है बासी, और फ्रेश का मतलब होता है पुराना। होप यानी आशा करना, और डिस्पेयर यानी निराशा। एंड यानी होता है अंत, है ना, या खत्म होना। स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना। शैलो, शैलो का मतलब होता है उथला, है ना, और डीप यानी गहरा। उथला जिसकी पेंदी जो है ऊपर की ओर हो, ज्यादा गहरा ना हो, उसको जो है आपको क्या करना है? क्या कहते हैं उसको? शैलो कहते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर बी की ओर, और क्वेश्चन नंबर बी क्या कहता है? फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट वोवेल्स। आपको जो है अप्रोप्रिएट, अप्रोप्रिएट का हिंदी मतलब होता है उचित। उचित स्वरों को यहाँ पर फील करना है। वोवेल मतलब होता है स्वर, है ना, जिसको हिंदी में स्वर कहा जाता है, और व्यंजन को इंग्लिश में कॉन्सोनेंट कहा जाता है। तो अपने को स्वर आई, स्वर कौन कौन से? तो ए, ई, आई, ओ, यू,
ये जो होते हैं 5 स्वर होते हैं, 5 वोवेल होते हैं। तो अपने को इनको फील करना है इन शब्दों में यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे अब आपको दिया हुआ है OFT, फिर ब्लैंक और N, तब उसमें कौन सा वोवेल आएगा? उसमें वोवेल आ जाएगा आपका ई वोवेल जो है आ जाएगा। आपको ई फील करना है, जिसमें आप ई फील कर देंगे तो हो जाएगा शब्द आपका ऑफन। ऑफन का हिंदी मतलब होता है अक्सर या प्रायः। फिर आपका सेकंड शब्द है ब्लॉट, BLT। अब आपको ब्लैंक में फील करना है ओ, ब्लॉट, है ना। ब्लॉट का मतलब होता है मिटाना या फिर किसी चीज को फिर से करना। फिर दूसरा है आपका WSH। अब ब्लैंक जो है W के बाद आपको आई कर देना, विश, विश यानी कामना करना। फिर आपका है नेक्स्ट शब्द है FORG, फिर G के बाद आपको ब्लैंक है VE, तो इसको आपको आई फील करना है, तो क्या हो जाएगा? फॉरगिव। फॉरगिव का मतलब होता है माफ करना। फिर M के बाद ब्लैंक है STAKE, तो इसको आई आपको फील कर देना है। क्या फील करना? आई। तो क्या हो जाएगा आपका? मिस्टेक। मिस्टेक यानी गलती करना। आपको यहाँ पर पहले में ई फील करना है, दूसरे में ओ करना है, फिर आई फील करना है, फिर इसमें भी आई फील करना है, फिर आपको इसमें भी आई फील करना है ना दोस्तों। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सी की ओर। फाइंड वर्ड्स दैट राइमिंग विद द फॉलोइंग। आपको जो शब्द दिए हुए हैं उनके राइमिंग शब्द ढूंढना है। अब राइमिंग शब्द किन्हें कहते हैं मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। जिन शब्दों का अंतिम लेटर, अंतिम वर्ण एक ही होता है, वैसे शब्द जो है आपके राइमिंग शब्द कहलाते हैं, जिनको हिंदी में तुकांत शब्द कहा जाता है ना। जैसे कुछ शब्द थे जो जिनकी जो है अंतिम शब्द एक ही था, जैसे यहाँ भी जी है, इसमें भी जी है और इसमें भी जी है, तो ये शब्द क्या कहलाएंगे? आपके राइमिंग शब्द कहलाएंगे। अंतिम के वर्ड, अंतिम के लेटर समान होते हैं और उनकी ध्वनि भी समान होनी चाहिए दोस्तों। जैसे आपका शाइन तो डाइन, आपको आखिरी में भी ना की आवाज आएगी शाइन में भी, और जो है आपको डाइन में भी ना की आवाज आएगी, तो ऐसे शब्द क्या हो गए? आपके राइमिंग शब्द हो गए। दूसरा है थ्रो, इसको क्या पढ़ेंगे? थ्रो, तो इसको भी थ्रू पढ़ेंगे, है ना। इसमें ओ की आवाज आएगी थ्रो में, तो थ्रू में भी जो है आपको ओ की आवाज आएगी। यदि थ्रू बोलोगे तो आपको अंत में ओ ओखली का सुनाई देगा, तो थ्रो और थ्रू। स्टार्ट का हार्ट, स्टार्ट का क्या हो जाएगा? हार्ट, और बिगिनिंग का विनिंग, है ना दोस्तों। शाइन यानी चमकना, है ना। थ्रो यानी के माध्यम से, स्टार्ट यानी शुरू करना, और बिगिनिंग यानी शुरुआत। और ये थ्रो की सेकंड फॉर्म होता है, जिसका अर्थ होता है थ्री यानी फेंकना, हार्ट यानी हृदय, और विनिंग यानी जीत, है ना दोस्तों। आप कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन है, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, क्योंकि यह क्वेश्चन आंसर है, और क्वेश्चन आंसर को मैंने एक एक शब्द करके बहुत ही सरल शब्दों में आपको एक्सप्लेन किया है, तो आप वहां से देख लें वीडियो के डिस्क्रिप्शन से, है ना। फिर आपको मैच द कॉलम फिल करनी है। आपको मैच द कॉलम दोस्तों बहुत ही सरल है। यदि आप पोएम को अच्छे से पढ़ते हैं तो पोएम में ही आपको मिल जाता है, क्योंकि इसमें आपको जो है पोएम की लाइन के बीच में से ये शब्द दिए हुए हैं। जैसे अ चांस टू ब्लॉट आउट अवर मिस्टेक, है ना। तो अवर मिस्टेक कहाँ है? अंत में, तो ये हो जाएगा इसका लास्ट वाला। अ चांस टू ब्लॉट आउट अवर मिस्टेक, हमें एक मौका मिल जाए कि हम हमारी गलतियों को मिटाकर सुधार लें। तो यह पोएम में आपको ये लाइन कहीं ना कहीं मिलेगी। दूसरा इट टेक्स, है ना, डीप डिजायर, इसमें क्या लगता है? केवल गहरी इच्छा होनी चाहिए, तो यह अंतिम से दूसरा वाला रहेगा, है ना, सेकंड लास्ट आपका रहेगा। इट टेक ओनली डीप डिजायर, है ना। फिर तीसरा है टू एड ए लिटिल सनशाइन, ये आपको कहीं ना कहीं मिलेगा दोस्तों पोएम में। टू एड ए लिटिल सनशाइन यानी थोड़ा सा उजाला भरना, विश्व में थोड़ा सा प्रकाश देना। सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, लेकिन हमें कभी भी निराशा में कोई चीज़ों को नहीं त्यागना चाहिए।
ये दोस्तों यदि आप पोएम को पढ़ोगे तो आपको पोएम में ही ये शब्द मिलेंगे, या पूरे करने के लिए पोएम की कोई ना कोई लाइन दी हुई है इसमें। बढ़ते हैं आगे, और आगे बहुत एक छोटी सी कहानी है जिससे हमें सीख मिलती है। उस कहानी को जो हम पढ़ेंगे, यह एक पैसेज है ना। लेट्स रीड। लेट्स रीड का हिंदी मतलब होता है आओ पढ़ें, चलो पढ़ें, है ना। ये जो है लेट अस का जो है दोस्तों, लेट अस का शॉर्ट फॉर्म होता है लेट्स, है ना। अर्थ होगा आओ चलो, है ना, जैसे आओ या, है ना, ऐसे कुछ। तो रीड द पैसेज केयरफुली। इस पैसेज को जो है आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। यह बहुत ही चतुराईपूर्ण है। चलो देखते हैं दोस्तों इस पोएम को भी, इस पैसेज को भी। क्या है पैसेज में? इस पैसेज में जो है टू क्रॉस यानी दो कौवे चैलेंज ईच अदर, एक दूसरे को चुनौती देते हैं, टू सी विच देम कुड फ्लाई हायर, है ना। ये क्या चुनौती देती है? दो कौवे दो हैं, एक दूसरे को चुनौती देते हैं, यानी यहाँ एक तरह की शर्त लगाते हैं कि देखते हैं कौन ज़्यादा ऊपर की ओर उड़ पाता है। लेकिन इन लोगों को खाली नहीं उड़ाना है, इन लोगों को जो है कोई चीज़ वजन लेकर उड़ना है, और चीज़ कोई भी हो सकती है, इसके लिए पूरी पाबंदी है। लेकिन जो चीज़ लेकर उड़ेंगे उसका आकार सेम ही होना चाहिए, है ना। मतलब सेम आकार की चीज़ यहाँ लेकर उड़ेंगे, चाहे अब वो आकार में जो है कितनी बड़ी भी हो, लेकिन उसके अंदर कुछ भी भरा हुआ हो। जैसे मान लो एक थैला हो, अब वो थैले में जितनी चीज़ें आए कुछ भी लेकर उड़ सकते हैं वो, लेकिन थैला पूरा भरा हुआ होना चाहिए। तो उस तरह की चीज़ कोई भी एक लेकर उड़ेगा एक थैले को, और वो देखेंगे कौन एक दूसरे से ज़्यादा ऊपर उड़ सकता है ना। वाइल, वाइल का अर्थ होता है के दौरान, है ना। कैरिंग यानी ले जाकर, सेक्स, सेक्स का हिंदी मतलब होता है बोरा, जो थैला या बोरा होता है ना उसको इंग्लिश में सेक्स बोलते हैं, सेक बोलते हैं, लेकिन उसमें एस लगा दिया जिसको प्लूरल बना दिया गया है। ऑफ द सेम साइज यानी एक ही साइज का, इन दोनों कौवे को एक ही साइज का कोई बोरा लेकर उड़ना है जिसमें कोई ना कोई चीज भर देंगे। द फर्स्ट क्राउ filled his sack with cotton and laughed. The other crow who had filled his with salt, which was much heavier, है ना। द फर्स्ट क्राउड यानी पहले कौवे ने filled his sack, उसके बोरे को भर लिया with the cotton यानी रुई से, और पहले कौवे ने क्या कर लिया है, अपने बोरे को कॉटन से यानी रुई से भर लिया है, और वो दूसरे कौवे पर हंस रहा है। लॉफ्ड यानी हंसना, अदर यानी दूसरे क्रॉस पर, हु फील्ड, अब जो दूसरे कौवे पर वो हंस रहा है, वो क्यों हंस रहा है? क्योंकि वो दूसरा कौवा है, उसने क्या भरा है अपने जो है थैले में या बोरी में, उसने जो है नमक भर लिया है। और आपको जैसे मालूम होगा कि रुई कितनी हल्की होती है, और यदि मान लो आप एक थैली में जो है थैले में रुई भरोगे तो उसका आकार भी वही होगा, और नमक भरोगे थैले में तो उसका आकार भी वही होगा, लेकिन नमक में वजन ज़्यादा होगा, रुई में कम होगा। तो इसलिए पहला कौवा जो है दूसरे कौवे पर हंस रहा है जिसने नमक भर लिया है, क्योंकि वो ज़्यादा हेवी हो गया है, भारी हो गया है। हाउएवर यानी हालांकि, व्हेन इट बिगेन टू रेन, लेकिन क्या था, रेन यानी बरसात होने वाली थी। बिगेन टू का हिंदी मतलब होता है लगा, लगी, लगी। जैसे मैं आने लगा, आई बिगेन टू कम, मैं जाने लगा, आई बिगेन टू गो। तो इट बिगेन टू रेन मतलब वर्षा होने लगी। एज द सेकंड क्राउड हैज एक्सपेक्टेड, जैसा कि दूसरे कौवे ने आशा की थी, है ना। सेकंड यानी दूसरे, क्रो यानी कौवे ने, हैड एक्सपेक्टेड आशा की थी, है ना। जो दूसरे कौवे ने पहले ही मौसम को देख लिया था कि बरसात होने वाली है, तो उसने नमक जो है भर लिया था अपने बोरे में, जिसके ऊपर पहला कौवा हंस रहा था। द सल्ट बिगेन टू डिसॉल्व, डिसॉल्व का मतलब होता है घुलना। अब जैसे ही पानी आने लगा, बरसात होने लगी, उसका नमक जो है घुलने लगा। द कॉटन ऑब्जर्व द रेन, लेकिन कॉटन ने क्या करा, ऑब्जर्व कर लिया, ने सोख लिया, उसको अंदर अपने अंदर समा लिया, किसको, पानी को। अब कॉटन ने क्या करा, पानी को अपने अंदर समा लिया, तो उसका वजन कैसा हो गया, ज़्यादा हो गया। हेवी यानी तेज, है ना। किससे तेज हो गया, फर्स्ट क्राउड
जो फर्स्ट ग्राउंड था उससे ज़्यादा तेज हो गया। हैव स्ट्रेंथन टू गेट ऑफ द ग्राउंड, अब क्या हो गया, वो गेट ऑफ हो गया यानी नीचे उतर गया। गेट ऑफ का हिंदी मतलब होता है नीचे उतरना, एक फ्रेजल वर्ब है। अब जिस कौवे ने रुई मारा था वो नीचे उतर गया क्योंकि वजन बहुत तेज हो गया था। एंड ही हैड एडमिट डिफीट, और जो है एडमिट यानी स्वीकार कर ली, डिफीट यानी हार, और उसने जो है अपनी हार को स्वीकार कर लिया। उसने जो है अपनी हार को स्वीकार कर लिया है। अब दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर, और क्वेश्चन आंसर में क्या, व्हाट वाज द चैलेंज, चुनौती क्या थी। व्हाट वाज देयर इन द फर्स्ट क्रॉस सेक्स, पहले कुएं के बोरे में क्या था। हु वाज एक्सपेक्टिंग रेन, और जो है रेन की आशा कौन कर रहा था। हु वाज डिफीटेड, और कौन हार गया है, किसे हरा दिया गया है। तो अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन आंसर की वाज द चैलेंज, चुनौती क्या थी। वाट यानी क्या, वाज यानी थी, चैलेंज यानी चुनौती। द चैलेंज वाज दैट विच ऑफ टू क्राउस कुड फ्लाई हायर, चुनौती ये थी कि उन दोनों कौवों में से ऊपर जो है कौन उड़ेगा, है ना। हायर यानी ज्यादा ऊपर, फ्लाई यानी उड़ना, क्राउस यानी कौवा, कुड फ्लाई यानी उड़ सकता था, है ना। विच ऑफ टू, दो में से एक जो ऊपर कौन उड़ सकता था। द चैलेंज वाज, यह चुनौती थी। द चैलेंज वाज, चुनौती यह थी। डेट यानी कि विच ऑफ टू क्रॉस, दो कौवों में से कौन ऊपर ज्यादा उड़ सकता था। सेकंड क्वेश्चन है आपका, व्हाट वाज देयर इन द फर्स्ट क्रॉस सेक, है ना। व्हाट वाज यानी क्या था, देयर इन फर्स्ट क्रॉस सेक, पहले कौवे के बोरे में क्या था, तो क्या था, कॉटन थी। द फर्स्ट क्रॉस सेक वाज फिल्ड विथ कॉटन, फिल्ड विथ कॉटन है, उसमें जो है रुई भरी हुई थी। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, व्हाट वाज देयर द सेकंड क्रॉस सेक, है ना, कि सेकंड कौवे को क्या हुआ था या उसमें क्या भरा हुआ था। द सेकंड क्रॉस सेक वाज फिल्ड विथ सल्ट, जो है सेकंड कौवे का जो है किससे भरा हुआ था, वो बोरा नमक से भरा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु वाज एक्सपेक्टिंग रेन, है ना। हु यानी किसने, वाज यानी थी, एक्सपेक्टिंग द रेन, वर्षा की आशा करना। वर्षा की आशा किसने की थी, तो अब ऑब्वियसली सेकंड क्रॉस ने की थी। सेकंड क्रॉस हैड एक्सपेक्टेड टू रेन, दूसरे कौवे ने जो है बरसात होने की आशा की थी। फिर हु वाज डिफीटेड, कौन हार गया। द फर्स्ट क्रॉस वाज डिफीटेड, पहला कौवा था वो हार गया। इसे आओ, डू इट यानी डू मतलब करना, इट यानी इसे, चलो आओ इसे करें। अ नंबर हैज बीन गिवन to each letter of the alphabet in the table below. Read the table and decode the message. A number of the has given, मतलब प्रत्येक लेटर में जो है नंबर दे दिया गया है। अब नीचे जो है आपको फिल करना है, यानी कहाँ पर कौन सा लेटर आएगा अब आपको फिल करना है। जैसे पहले नंबर पे ए आता है, दूसरे नंबर पे बी आता है, तीसरे नंबर पे सी आता है, और चौथे नंबर पे डी आता है, और पांचवें नंबर पे ई आता है। तो अब आपको वैसे ही उसी तरह से देखना है और फिल करना है। जैसे आपको यहाँ पर 14 नंबर दिया है, तो 14 नंबर में क्या होगा, 14 नंबर में देखेंगे कि 14 नंबर में तो एन दिया हुआ है, तो 14 नंबर पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर एन आ जाएगा। अब देखेंगे 5 नंबर पे क्या आ रहा है, तो 5 नंबर पे ई आ जाएगा, है ना। फिर आप देखेंगे कि 22 नंबर पे क्या आ रहा है, तो 22 नंबर पे जो है वी आता है, तो वी फिल कर देंगे। फिर देखते हैं कि 5 नंबर पे क्या आ रहा है, तो ई आता है, तो ई फिल कर देंगे। फिर देखेंगे कि 18 नंबर पे क्या आ रहा है, तो 18 नंबर पे आ रहा है, तो आर फिल कर देंगे। इसी तरह जो है आप बुक में से देख देख कर फिल कर लें। 7 नंबर पे क्या आएगा, तो उस हिसाब से देख लें, या तो फिर इस टेबल को देख लें। इस टेबल पे जो है लिखा हुआ है हर एक का नंबर, और उस नंबर के हिसाब से आपको फिल करना है ना। तो 20 नंबर पे, जैसे मान लो 20 नंबर पे क्या आएगा, तो 20 नंबर पे टी आएगा, है ना। तो उस हिसाब से जो है आपको फिल कर लेना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन आगे की ओर। अब देखते हैं कि आगे के यार कोई क्वेश्चन नहीं बढ़े। इसमें एक दिया हुआ लेट्स राइट
चलो करें। तो दोस्तों इसको करने की कोई ज़रूरत है नहीं आपको, है ना, इतना कोई है नहीं, और एग्जाम में ये चीज़ें आती भी नहीं। लेट्स राइट, इसमें है क्या, मैं आपको बता देता हूँ। वैसे भी मैसेज क्या है, राइट ए पैराग्राफ अ नाइट बिफोर द एग्जामिनेशन यूजिंग द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। मतलब आपको जो एक पैराग्राफ लिखना है एग्जाम के एक रात पहले का, कि सुबह आपके एग्जाम में हो और सुबह आपके एग्जाम है, तो उस नाइट को आप क्या क्या करने वाले हैं, कितनी टेंशन है, क्या है, उस हिसाब से जो है आपको एक पैराग्राफ लिखना है। तो एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों कोई वो महत्वपूर्ण है नहीं, आता नहीं है, और छोड़ दे, इसको कोई मतलब है नहीं। जैसे एग्जाम के एक दिन पहले अपन चिंतित भी रहते हैं, कंफ्यूजन भी रहता है, बुक्स इधर उधर पड़ी रहती हैं, है ना, हम चीज़ों को रटने लगते हैं, है ना, और कोई चीज़ याद रहती है उसको भूल जाते हैं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जो हम क्वेश्चनों की आशा करते हैं वो आते नहीं है, लास्ट रिवीजन और आखिरी का रिवीजन करते हैं। ये जो सारे जो चीज़ें हैं वो आपको बताना है, मतलब वो सारी चीज़ें आपको पैसेज में आनी है दोस्तों। यदि आपको पसंद आया हो या वीडियो, तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।